नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो 25 मैराथन की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हमारा ये वीडियो नंबर 15 है और मैराथन नंबर 12 है, क्योंकि 3 क्लास जो आपका है वो प्रैक्टिस था। एक प्रैक्टिस में हमने संपूर्ण बायोलॉजी को रिवीजन कर लिया था, जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा था, और एक क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म किए थे, और एक क्लास में जो है सेल टिश्यू का पीवाईक्यू किए थे। सारा क्लास प्लेलिस्ट में पूरा डला हुआ है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सभी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है जीके का फ्री पीडीएफ आपको जो मिलता है, और करंट अफेयर्स और भी कुछ छोटी छोटी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहती है। और हमारा कंप्लीट साइंस का नोट्स जो एनसीईआरटी नोट्स है, जिससे मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, वो आपके लिए पेड है, जो कि आपको 99 रुपये मिलेगा। नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सअप, इस पर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं पीडीएफ आपको कैसे लेना है। समझ गए ना। साइंस का मेरा पेड रहता, बाकी इधर सब आपको फ्री में दिया जाता है। मैथ का भी मैंने कंप्लीट नोट्स जो है फ्री में डाला हुआ है टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो आज का क्लास हमारा क्या है, इन्वायरमेंट का, इसमें कंप्लीट पढ़ेंगे। यकीन मानिए पूरा क्लास देखने के बाद इन्वायरमेंट से जितने भी प्रश्न आएंगे सारे आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं, जिन्हें लग रहा है कि साइंस में दिक्कत है, हमारा क्लास आप शुरू से देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जो शुरू से नहीं देख रहे हैं वहाँ से जाकर आप शुरू से देखिए, और जो शुरू से देखते आ रहे हैं उसको तो पता ही है, मज़ा तो उनको आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, अच्छे से इसको हम पूरा चैप्टर को समझेंगे। पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण आखिर क्या होता है। देखिए, हमारे चारों तरफ यानी कि हमारे आउटसाइड जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, यानी आप जिस माहौल में, आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, वही मैं एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। हमारे चारों ओर का वह परिवेश, परिवेश का मतलब है कि आपके चारों ओर का जो सराउंडिंग है, आपके चारों ओर पेड़ हो सकता है, घर हो सकता है ना, इन सब, यही सब आपके चारों ओर है। हमारे चारों ओर का वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे चारों ओर का जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास बकरी है, कुत्ता है, ट्री है, पेड़ है ना, जो भी चीज़ है, उसी वातावरण में हम लोग रह रहे हैं। तो जिसमें क्या है, जैविक और अजैविक दोनों तरह के तत्व शामिल होते हैं। यही आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। एक बार मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे, देखिए एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब ही है कि आपके चारों तरफ, आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, चाहे आपको लिविंग थिंग्स दिख रहा हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहा हो, यानी कि चाहे आपको सजीव दिख रहा हो या निर्जीव दिख रहा हो, है ना, इन सबको हम मिलाकर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। यानी कि ये हमारा इन्वायरमेंट है। सिंपल ये डेफिनेशन हुआ इसका, इन्वायरमेंट का। समझ गए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं। तो पर्यावरण का मतलब आप समझ गए, हमारे चारों ओर का वह परिवेश, परिवेश का मतलब हो गया एक माहौल, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जैविक, जैविक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लिविंग थिंग्स। अजैविक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, सूखा लकड़ी की बात कर रहा हूँ, जो भी निर्जीव पदार्थ है। अजैविक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थ। जैविक का मतलब आपका सजीव हो गया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष, ये सब आपके सजीव हो गए। तो आपके चारों तरफ सजीव निर्जीव सब है, तो इन सबको सम्मिलित रूप से मिलाकर क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। सिंपल, ठीक है। चलिए पारितंत्र को अब देखते हैं। देखिए, पारितंत्र का एक और नाम है, इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, और इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। पर्यावरण और पारितंत्र का डेफिनेशन आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पारितंत्र जो है किसी विशेष क्षेत्र में, यानी किसी स्पेशल एरिया में, किसी विशेष क्षेत्र में लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिलेशन है, कैसे जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो चीज़ें आपका क्या कहलाएगी, पारितंत्र कहलाएगी। जिसमें कि लिविंग थिंग्स को देखेंगे, कौन कौन से लिविंग थिंग्स होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको इन्वायरमेंट के वर्ड में बायोटिक और नॉन बायोटिक बोला जाता है, या बायोटिक या अबायोटिक बोला जाता है। इसको अच्छे से हम अभी देखेंगे। तो पर्यावरण आपका क्या हो गया, इन्वायरमेंट आपका हो गया कोई आपका मतलब आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, उस सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देंगे, पर्यावरण बोल देंगे, इन्वायरमेंट बोल देंगे। लेकिन पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ये क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में जो आपका जैविक घटक है, जैविक घटक का रिलेशन अजैविक घटक से किस प्रकार है, या आप बोल लीजिए सजीव का जो संबंध है निर्जीव से किस प्रकार है, इस चीज़ को हम किस में पढ़ेंगे, पारितंत्र में पढ़ेंगे। या आप बोल लीजिए इन सब को क्या बोल देंगे, पारितंत्र बोल देंगे। समझ गए बात को ना। तो पारितंत्र भी आपको क्लियर हो गया होगा, किसी विशेष क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब थोड़ा और आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी वर्ड को देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी आपका अलग वर्ड है, पारिस्थितिकी, इसको इकोलॉजी बोलेंगे।
पारिस्थितिकी को क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे, और इकोसिस्टम अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। मैं आपको सब चीज़ क्लियर करते जा रहा हूँ, सो डोंट कन्फ्यूज है। जीवों और, ये तो बता दिया मैंने आपको, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था अनुवांशिकी वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, दैट टाइम मैं आपको बताया था कि जेनेटिक्स क्या है, एक साइंस का आपका ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें मैं क्या करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएंस का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वो आपका अनुवांशिकी कहलाता है, या सिंपल हिंदी में अगर मैं बोलूँ, अनुवांशिकता और उसके विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। समझ गए ना, जो कि जेनेटिक्स वो ब्रांच था। सेम इसी तरह इन्वायरमेंट का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण और पारितंत्र का जब अध्ययन करेंगे, यानी पर्यावरण और पारितंत्र का अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम देख रहे हैं कि जीवों का यानी कि सजीवों का निर्जीव से कैसे रिलेशन है, कैसे ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कैसे उत्पादक को जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता खा ले रहा है। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से जो आपका है हम इसको पढ़ते हैं, किस में, पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। समझ गए बात को ना। चलिए अब देखिए पारिस्थितिकी वर्ड जो आपका है, 1866 में किसने दिया था, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। ये दिया था आपका साथियों अर्नेस्ट हेकल ने। ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी वर्ड जो है, इसका प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अर्नेस्ट हेकल थे। और पारिस्थितिकी तंत्र देखिए अलग अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम हो गया, और इकोलॉजी पारिस्थितिकी हो गया। पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रयोग किया, अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। और पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड का प्रयोग किसने किया, यानी गढ़ा आप बोल सकते हैं, किसने दिया, तो एजी टेंसले ने। ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अगर बात करें मॉडर्न इकोलॉजी का फादर किसे माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ओडम। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, ओडम है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पारितंत्र में जो है, पारितंत्र क्या है, कोई विशेष क्षेत्र जिसमें हम देखते हैं कि जैविक घटक का अजैविक घटक से किस प्रकार रिलेशन है। जैसे सूर्य क्या है, अजैविक घटक हो गया। सूर्य से अगर आपका सूर्य नहीं रहेगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो हिरन मनुष्य सब कैसे खा पाएगा, गाय को भोजन कैसे मिलेगा, हमको भोजन कैसे मिलेगा। तो देख रहे हैं ना कैसे आपका रिलेशन है कि नहीं। तो ये सब चीज़ में क्या है आपका, कुछ जैविक घटक है, कुछ अजैविक घटक है, उनको हम अच्छे से देखते हैं। तो कौन कौन से जैविक है, कौन कौन से अजैविक है देखते हैं। पारितंत्र के घटक देख लेते हैं। दो ही घटक होंगे, एक बायोटिक एक नॉन बायोटिक। बायोटिक अबायोटिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैविक घटक अजैविक घटक, नाम से पता चल रहा है जैविक मतलब जो जीव है, जैसे पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, भालू गीदड़ शेर जो बोल लीजिए। जैविक घटक में देखिए क्या क्या है, पौधे हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव माइक्रोब जो हो गया। अजैविक घटक में क्या हो जाएंगे, ताप हो जाएंगे, वर्षा हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर, रेन, एयर, सॉइल, है ना, मिनरल्स, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके अजैविक घटक। सिंपल सी बात है भाई, इन सब में प्राण थोड़ी है, ये सब थोड़ी चल पाएगा। तो सिंपल सी बात, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गए कि नहीं हो गए, ये सब तो खुद पता कर सकते हो कि अजैविक घटक का मतलब क्या हो गया, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। टेम्परेचर आपका, तो टेम्परेचर क्या है, वो निर्जीव है, ऐसा थोड़ी है कि वो चल पाएगा। वायु आपको, ठीक है, आप वायु से सांस ले रहे हैं, लेकिन वायु खुद में क्या है, खुद में वो निर्जीव है भाई, समझ रहे हो ना बात को। मिट्टी वो खुद में क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है वो, समझ पा रहे बात को। तो जैविक घटक यानी बायोटिक और अजैविक घटक अबायोटिक आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मूव करते हैं आगे। अब पारितंत्र जो होता है दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब सिंपल सी बात है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब वो पहले से एग्जिस्ट करता है इस पृथ्वी पर, जो एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पे, उसको बोल देंगे हम क्या, जो नेचुरली, नाम से ही है नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, किसी का हाथ नहीं है, वो भगवान ही बनाया उसको, है ना, तो वो नेचुरल आपका। और आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य बनाएगा, ह्यूमन उसको खुद से क्रिएट करेगा, समझ गए बात को ना। तो देखते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। अच्छा, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, बोलेगा विच वन इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, विच वन इज नॉट अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इस तरह से प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राकृतिक पारितंत्र में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपका कृत्रिम पारितंत्र आएंगे, इस तरह से घुमा फिराएगा प्रश्न वो देता है। तो छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप क्लास
साइंस बाय राजकुमार से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वैसे पारितंत्र जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक पारितंत्र का कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली, बाय नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे आपका वन वाइल्ड हो गया, जंगल आपका फॉरेस्ट हो गया है। कोई आदमी बनाएगा क्या, कोई ह्यूमन बनाएगा थोड़ी जंगल को, वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तालाब आपका हो गया, पॉन्ड है ना, तालाब वगैरह आप देखे होंगे, झील आपका लेक हो गया, जंगल आपका हो गया। इस तरह के जो आपके एग्जाम्पल हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल, नाम से ये आर्टिफिशियल, जैसे आपका वैसा पारितंत्र जो आर्टिफिशियल रूप से है, विच वन मेड बाय ह्यूमन, उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम पारितंत्र बोलेंगे। जो मनुष्य सब बनाया है, हम लोग सब बनाया है, उसको पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र बोलेंगे। बगीचा, गार्डन हो गया, गार्डन क्या करते हैं हम लोग, खुद से सजाते हैं, एकदम बढ़िया से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। खेत आपका हो गया, उद्यान हो गया आपका, मछली घर जो आपका देखेंगे ना कि मछलियों के लिए स्पेशल उसमें घर में देखेंगे स्टाइलिश वगैरह रहता है ना, बहुत सारे मछली रहते हैं, तो वो सारे आपके क्या है, वो सारे आपके क्या होते हैं, आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। समझ गए ना बात को, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। बगीचा, खेत, उद्यान, मछली घर, ये सारे किसके प्रकार है, ये सारे आपके प्रकार हैं कृत्रिम पारितंत्र के। अब देखते हैं, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। यानी कि किस तरह से जीवन को आगे, मतलब जीवन का पालन पोषण हो रहा है, जीवन उसका चल रहा है, लाइफ जो उसका चल रहा है, उसके बेस पर जो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपको प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डीकम्पोजर, ठीक है। हिंदी भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है। भाई नाम से पता चल रहा है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेगा। आप फिल्म में सुनेंगे प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का फिल्म में काम क्या होता है, वो फिल्म को बनाता है। उसी तरह यहाँ पर इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर का काम क्या होगा, वो भोजन बनाएगा और उसको सब लोग खाएगा नहीं खाएगा। तो यहाँ पर है सभी हरे पौधे, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं एवं नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल पता है किसको बोलते हैं, वही साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया बोलिए या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए या नीले हरे शैवाल बोलिए, एक ही बात है। सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और आपका नीले हरे शैवाल, जिनमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। सिंपल सी बात रखो, जो भी कोई भी हो, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब देखो भाई, मैंने फोटोसिंथेसिस आपको बहुत डिटेल पढ़ा है। जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके पास खुद ना खुद भोजन आएगा कि नहीं आएगा। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, 4 चीज़ चाहिए, मैंने बताया था। क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, आपका क्या बोलते हैं क्लोरोफिल चाहिए, और आपका सनलाइट चाहिए। ये 4 चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। जो क्लास को रेगुलर देखते हैं, सीरियल वाइज हमारे क्लास देखते हैं, मैं उसको कहता हूँ कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ गए ना, जो हमारी क्लास को फॉलो कर रहे हैं। भले ही साथियों हमारा चैनल अभी छोटा है, लेकिन कंटेंट में साथियों दम है। समझ गए ना बात को, कंटेंट में एकदम दम है। मैं इस बात को आपको पूरे दम के साथ कहूँगा। खैर, उत्पादक क्या होंगे, जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे हैं, नीले हरे शैवाल हैं, वो सारे आपके क्या होंगे, उत्पादक होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भोजन को बना रहे हैं। समझ गए ना बात को, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब उत्पादक को कौन खा लेगा, आप बताइए। हरे पेड़ पौधा कौन खाता, हम ही लोग तो खाते हैं ना। अरे कौन खाता, हम ही लोग खाते हैं। टिड्डा सुने हैं, टिड्डा, ग्रास होपर, हरा कलर का जो होता है टिड्डा, ग्रास होपर, वो सब क्या करें, वो सब देखेंगे छोटे छोटे पौधे को खा लेता है, गेहूँ को खा लेगा वो, है ना, छोटे छोटे प्लांट जो उसको वो ख़त्म कर देता है कि नहीं। तो जो उत्पादक को खा लेगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हमने बोला कि जीवन निर्वाह के आधार पर, यानी कि जीवन व्यतीत करने के आधार पर जीवों को 3 पार्ट में बता, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। तो उत्पादक आपके कौन होंगे, जो भोजन को बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, है ना। अब प्रोड्यूसर को कौन जान से मार देगा, जान से मार के कौन खा लेगा, उपभोक्ता, कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। कहने का मतलब मेरा ये है कि उपभोक्ता पूर्णतः जो है पूरी तरह से उत्पादक पर ही डिपेंड है। अब बताओ, अगर उत्पादक कम हो जाएगा तो उपभोक्ता जिंदा रह पाएगा। अरे भाई, पूरा डिपेंड उसी पर है। हम लोग क्या होंगे, अरे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, ये सब क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। इसी में अलग अलग प्रकार है, कोई प्राथमिक उपभोक्ता में होगा, कोई द्वितीयक होगा, कोई तृतीयक होगा, कोई चतुर्थ होगा। अभी हम आगे इसको देखेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो अगर उत्पादक की संख्या कम हो जाएगी तो उपभोक्ता भी अपने आप मरने लगेगा, क्योंकि उपभोक्ता टोटली किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। समझ पा रहे हैं ना बात को। चलो,
तो उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? वैसे जीव जो जीवन निर्वाह के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते। सिंपल सी बात है। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया। अब जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं इनको देखियो, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो शाकाहारी होंगे, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हर्बीवोर्स बोलेंगे। कुछ होंगे मांसाहारी, इसको कार्निवोरस बोलेंगे। कुछ बोलेंगे सर्वाहारी जो ओमनिवोरस होता है, और कुछ आपका परजीवी होता है जिसको सेप्रोफाइट्स आई थिंक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उपभोक्ता के यहाँ पर, उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को यहाँ पर कैटेगरी में बांटा गया। कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके हर्बीवोर्स होंगे, कुछ आपके कार्निवोर्स, कुछ आपके ओमनिवोर्स और कुछ आपके सेप्रोफाइट्स परजीवी होंगे। अब इसमें से जो है जो उपभोक्ता है इसको टाइप्स देखिए, इसका टाइप्स देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले उपभोक्ता का प्रकार कौन सा देखते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ हमने क्या बोला कि कंज्यूमर जो है कैसे कैसे हो सकते हैं। कंज्यूमर आपके शाकाहारी भी हो सकते हैं, यानी उपभोक्ता आपके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी सब हो सकते हैं। अब उपभोक्ता का प्रकार देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या? प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में जितने भी शाकाहारी हैं, ऑल शाकाहारी किस में आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। अब बताइए शाकाहारी किसको बोलते हैं? अब ये भी बताने की ज़रूरत है कि आप 5वां 6ठा में ही पढ़े होंगे शाकाहारी क्या होता है। जो पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे शाकाहारी। समझ रहे ना बात को? जैसे कि आपका खरगोश हो गया, आपका खरगोश हो गया, गाय हो गया, है ना, हिरन हो गया, ये सब क्या करते हैं? ओनली प्लांट्स का ये भोजन करते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आपके आएंगे शाकाहारी में। तो जो सिर्फ प्लांट से उत्पन्न भोजन को खाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। और शाकाहारी कम्स इन प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि हर्बीवोर्स कम्स इन प्राइमरी कंज्यूमर। समझ गए ना बात को? शाकाहारी आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। समझ गए ना? जैसे देखिए यहाँ पर टिड्डा हो गया। जैसे आपको क्या टिड्डा समझते ना, एकदम मैंने बोला था हरा हरा कलर का एकदम फतिंगा टाइप का होता है जो कि छोटे छोटे फसलों को पूरा बर्बाद कर देता है वो, ठीक है ना। टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, गाय, ये सारे आपके आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और ये किसको खाएंगे? ये खाएंगे उत्पादक को। ये किसको खाएंगे? उत्पादक को खाएंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खा लेगा, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खा लेगा। देख रहे हैं ना कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। यही तो मैंने बोला था ना पारितंत्र में। पारितंत्र में क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, या सिंपल बोलिए सजीव निर्जीव पर डिपेंड रहता है। पहले देखिए आप, सूर्य निर्जीव है। सूर्य क्या है? निर्जीव है। सूर्य निर्जीव है तो सूर्य की सहायता से पौधा आपका क्या भोजन बना लिया। अब पौधा जब भोजन बना लिया तो पौधा को कौन खा लिया? शाकाहारी वाला खा लिया। फिर शाकाहारी को यहाँ पर कौन खा लेगा? उपभोक्ता खा लेगा। इस तरह से आगे ये बढ़ते जाता है। इसी तरह जीवन का निर्वाह यहाँ पर हो रहा है जीवों का। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आएंगे आप समझ गए हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे भाई? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे, यानी बोल सकते हैं कि जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है इज टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। समझ गए ना बात को? यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है फूड के लिए, भोजन के लिए, वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता होगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आपका देखिए चूहे का बिल्ली द्वारा खाया जाना, हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये सारा आपका आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में होगा। समझ पाए बात को? उम्मीद है कि क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तृतीयक उपभोक्ता क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो द्वितीयक को खाएगा, जो द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। जो आपका टर्शियरी कंज्यूमर है जिसको तृतीयक उपभोक्ता बोलेंगे वो टोटली किस पर डिपेंड होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर पर। इसमें भी कोई बोलने की बात है? हम तो खुद समझते आ रहे हैं अच्छे से डिटेल में। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है मेरे भाई आपके लिए कि इसमें बड़े मांसाहारी जीव आते हैं जो आपके कार्निवोरस होंगे, जैसे शेर वगैरह हो गया आपका, है ना, वो सब इसमें आएगा। इसमें बड़े मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता खाते, जैसे सर्प आपका आ गया। सर्प देखिए यहाँ पर, अच्छा अब बोले सर इसमें आपका बोले कि शेर नहीं आया। देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम वो फूड वेब पढ़ेंगे, फूड जाल पढ़ेंगे, खाद्य जाल पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर होगा। समझ गए ना बात को? जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आपका जो है प्रथम उपभोक्ता जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर आपका प्रथम उपभोक्ता का ऑप्शन दिया, ये कभी कभी आपका चेंज भी हो सकता है, ये कभी आपका चेंज भी हो सकता है। द्वितीयक उपभोक्ता कभी कभी तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है, तृतीयक उपभोक्ता कभी कभी द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि हमने यहाँ का लिखा है हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना, मतलब हिरन को कौन मार कर खाता है? भेड़िया खाता है। अब हिरन को शेर भी खा सकता है,
हिरन को कौन खा सकता है? हिरन को शेर भी खा सकता है। यहाँ पर भेड़िया को जो है, यहाँ पर भेड़िया को द्वितीयक उपभोक्ता में रखा गया। हम भेड़िया को तृतीयक उपभोक्ता में भी रख सकते हैं। हम भेड़िया को साथियों जो है तृतीयक उपभोक्ता में भी रख सकते हैं। बस डिपेंड किस पर करता है कि ऑप्शन किस अनुसार है। ये क्वेश्चन आपका तभी आप मतलब ये क्वेश्चन आप तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आप देखेंगे कि ऑप्शन किस अनुसार है। जैसे कि मैं अभी और अगर आपको क्लियर करना चाहूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता मैंने आपको क्या लिखा है? टिड्डा लिखा। क्या लिखा? टिड्डा, जिसको ग्रास होपर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रास हॉपर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। टिड्डा को कौन खाता है? इसको खाता है मेंढक, फ्रॉग। इसको कौन खाता है? टिड्डा को मेंढक, फ्रॉग खा लेता है। तो फ्रॉग को इस अनुसार हम किस में रख सकते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में रख सकते हैं। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? फ्रॉग को खाएगा आपका सांप खाएगा, तो सांप को हम इस अनुसार तृतीयक उपभोक्ता में रख सकते हैं। और सांप कभी कभी आपका द्वितीयक उपभोक्ता में भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस अनुसार, उस अनुसार ये क्वेश्चन आपका सही बनेगा। तो इस बात को आप लेकर मत घबराइए कि सर कभी कभी मेढक द्वितीयक बन जाता है, कभी इसमें हो जाता है, कभी सांप द्वितीयक तृतीयक बन जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप मत घबराइए। ये चीज़ आप ऑप्शन से आसानी से बना लीजिएगा। ऑप्शन देख के आप आसानी से बना लीजिएगा कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये प्राथमिक होगा, ये द्वितीयक होगा, ये तृतीयक होगा। आप उस समय इसको आसानी से कर लीजिएगा। समझ गए ना बात को? तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ गए ना बात को? चलिए अब यहाँ पर देखिए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता मैंने बता ही दिया। इसमें कौन सा आएंगे? जो बड़े मांसाहारी जीव आएंगे वो आएंगे। ठीक, सर्प मैंने बता दिया। अगर मेढक द्वितीयक में आ रहा है तो मेढक को कौन खाएगा? सर्प। तो सर्प आपका तृतीयक हो जाएगा। और अगर हम बात करें तृतीयक में, तो इसमें आपका जो है कौन कौन आ सकता है? इसमें भालू आपका आ सकता है, जो उच्च मैंने लिख दिया है ना, बड़े मांसाहारी। भालू आ सकता है आपका, और आपका शेर आ सकता है ना, भालू, शेर, बाज, है ना, फाल्कन, ये सब आ सकता है। और इसमें जो है इसमें मानव भी आ सकता है। इसमें आपका ह्यूमन भी आ सकता है। किसमें? ये आपका तृतीयक उपभोक्ता में। किसमें आ सकता है? तृतीयक उपभोक्ता में आपका जो है मानव भी आ सकता है। समझ गए ना बात को? समझ गए कि नहीं समझ गए? उम्मीद है कि आपसे तो समझ, क्योंकि मानव तो सब चीज़ खा लेगा कि नहीं खाएगा? मानव सर्वाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। मतलब सर्वाहारी का मतलब ही हो गया मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। तो अगर पूछे कि मानव किस में आएगा, तो तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। बात क्लियर है? यानी मानव जो है, जो आपके होते हैं वो उच्च उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर होते हैं। कौन? आपके मानव हो गए, भालू, शेर, बाज, ये सब आपका उच्च कंज्यूमर, उच्च उपभोक्ता वाले जीव होते हैं। समझ गए? उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। बाकी इसका जब क्वेश्चन कराएंगे ना, उस समय आपको ज़्यादा पता चलेगा, मतलब आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाइएगा कि कौन प्राथमिक होगा, कौन द्वितीयक होगा। समझ गए ना? अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ आपको उस समय क्लियर हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। समझ गए ना? तो अगर किसी को अगर अच्छे समझ नहीं आएगा तो घबराए नहीं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तृतीयक हो गया। अब सर्वाहारी जीव देख लेते हैं, जिसको बोलेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या है? वैसे जीव जो जंतु एवं पौधों से उत्पन्न उत्पाद को खाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सर्वाहारी जीव। यानी कि सिंपल समझिए, जो मांस भी खाएगा और फल फ्रूट भी खाएगा, उसे क्या बोलेंगे? सर्वाहारी जीव बोलेंगे, ओमनिवोरस। मनुष्य, भालू, पक्षी एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? परजीवी क्या होता है? देखिए परजीवी इसको क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे साथियों? सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। स्पेलिंग गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है ना? सेप्रोफाइट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये तो मैंने आपको जो है उस समय ही पढ़ाया था, जब मैं आपको न्यूट्रिशन, जब लाइफ प्रोसेस जब मैं पढ़ा रहा था, लाइफ प्रोसेस, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो आपको विषम पोषी जीव होते हैं, जो आपके विषम पोषी जीव होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, है ना? परजीवी, परपोषी और आपका विषम पोषी। मृतजीवी, परजीवी और आपका प्राणी संपोषी। उस समय मैंने ये बताया था, तो आपको पता होगा परजीवी, जिन्होंने वो क्लास देखा है। जो जीव अपने भोजन और आवास के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं बिना उसको हानि पहुंचाए, उसे परजीवी कहते हैं। जू हो गया, जोक हो गया, एंट अमीबा, है ना, ये पेट में रहता है। तो इस तरह से ये आपके क्या होंगे? परजीवी होंगे। एग्जाम्पल बस याद रखें। अब घटक क्या होता है? इसको बोलेंगे डीकम्पोजर। नाम ही इसका है डीकम्पोजर। नाम ही इसका क्या है? डीकम्पोजर है। यानी कि कोई भी सड़े गले पदार्थ है, जिसे कि आपका समझिए जो आपका जैव निम्न करने पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि सब्जी का छिलका, फल का छिलका, है ना, कागज़, लकड़ी हो गया, इन सबको क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा, तोड़ देगा, सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ देगा। समझ गए ना बात को? तो वही लिखा, ऐसे जीव जो मृत जीवों को तोड़ते हैं
मृत जीव जो होते हैं उसको तोड़ते हैं। जैसे कि आपका देख लीजिए, कहीं अगर देखते हैं कि कोई जानवर मर जाता है, उसको ऐसे फेंक देता है जंगल उंगल में, तो उसको देखेंगे कि जो अपघटक होता है उसको खोद खोद के, जो अपघटक होते हैं उसको पूरा क्या करते हैं, एकदम उसका पूरा समझिए कि उसको पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर, उसके बॉडी पार्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में मिट्टी मिल जाते हैं, आपने जरूर देखा हो। तो वो डिकम्पोजर होते हैं। वो कौन होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, जो उसको छोटे छोटे पार्टों में, नन्हे नन्हे पार्टों में तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। जैसे फंजाई हो गया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, वही हमने यहाँ पर लिखा है। ऐसे जीव जो मृत जीवों को तोड़ते हैं, जो आपका डेड बॉडी होता है, डेड लिविंग थिंग्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्ट में, वही आपके क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। अच्छा, उनको जो छोटे छोटे पार्ट में जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे पोषक तत्वों को अपने आसपास के वातावरण में छोड़ते हैं और पौधे मिट्टी से उन्हें प्राप्त करते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु, फंजाई, बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मान के चलिए कि आपका जैसे कि हम ले लेते हैं, कोई भी सांप ही मर गया, मान सांप मर गया और मरा हुआ उसको जंगल में फेंक दिया, तो डिकम्पोजर यानी कवक और जीवाणु जो होगा, जो आपका कवक जीवाणु जो डिकम्पोज का काम करेगा। देखिए, डिकम्पोज का मतलब ही होता है तोड़ना, यानी अपघटक का मतलब ही होता है तोड़ना। तो जो मरा हुआ जीव है उसको क्या करेगा, डिकम्पोजर यानी कि कवक और जीवाणु, फंजाई एवं बैक्टीरिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा और वो मिट्टी मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? मिट्टी मिल जाता है। और पौधे क्या करते हैं, अब जो जितना भी पोषक था, जितना भी न्यूट्रिएंट होगा उस डेड बॉडी में, वो सारे कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में, और पौधे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका डिकम्पोजर है अच्छा काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, समझ गए ना। तो डिकम्पोजर का मतलब आपको समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। जैसे देखिए, केले का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, इन सबको जब मिट्टी के अंदर बरी कर देंगे, दबा देंगे, तो डिकम्पोज क्या करेंगे, एक समय आपको दिखेगा कि वहाँ पर केला का छिलका है ही नहीं या फल का छिलका है ही नहीं, तो गया कहाँ हुआ, आखिर वो चला गया, वो पूरा छोटा छोटा टुकड़ा में उसको डिकम्पोज कर दिया गया डिकम्पोजर के द्वारा। यानी कि जो सब्जी का छिलका, केले का छिलका आपने जो फेंक दिया कचरे में, वो कुछ समय बाद वो मिट्टी मिल जाता है। तो मिट्टी में मिलाने वाला उसको कौन है? अपघटक ही है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मिट्टी मिला देता है, और मिट्टी में जब मिला देता है तो पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से उनसे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो पौधे को भी फायदा हो जाता है और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है। समझ गए ना बात को। तो डिकम्पोजर कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स जो होते हैं को अपमार्जक भी कहते हैं, क्योंकि ये साफ सफाई करने का, अपमार्जक का मतलब क्या हो, डिटर्जेंट। अरे अपमार्जक का मतलब क्या है, डिटर्जेंट से क्या करते हैं, कपड़े ही तो धोते हैं। तो साफ सफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं मान चलिए कि कोई जानवर मर गया और कहीं उसको ऐसे फेंक दिया रोड किनारे, तो कुछ समय बाद देखते होंगे कि वो जानवर जो वहाँ से मतलब नहीं दिखता आपको, तो वो गया कहाँ, तो सूक्ष्म जीव जो है यानी कवक और जीवाणु उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसके पूरे बॉडी को मिट्टी में मिला देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके। तो एक समय बाद वो ऐसा नहीं दिखेगा आपको, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई करने का काम कर रहा है, क्लीनिंग का काम कर रहा है। इसलिए इसको जो आपका जीवाणु और कवक है जो डिकम्पोजर है उसको डिटर्जेंट या अपमार्जक कहा है। समझ गए बात को ना। चलिए अब बात करते हैं आहार श्रृंखला, इसको फूड चेन बोलते हैं। किसकी बात करते हैं, आहार श्रृंखला, इसको बोलते हैं फूड चेन। देखिए किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, अब तो इस वर्ड से आप फैमिलियर हैं, है कि नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र बोले या पारितंत्र बोले, दीज आर सेम वर्ड। पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, दोनों क्या है आपका, ये आपका सेम वर्ड है, ठीक है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है। कहने का मतलब सीधा यही है कि आहार, देखिए नाम ही है आहार श्रृंखला, फूड चेन। आहार मतलब हो गया, फूड मतलब भोजन, श्रृंखला मतलब चेन, मतलब जो भोजन जो एक दूसरे को खा रहा है, यानी भोजन के रूप में, यहाँ पर जो जीवों को भोजन के रूप में एक दूसरे को एक सीरीज के रूप में खाया जा रहा है। ये इसको खा रहा है, 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 इस तरह से फूड चेन बना हुआ है। इस तरह से क्या आपका फूड चेन यहाँ पर बना हुआ है। समझ गए कि नहीं बात को। अब यहाँ पर जो है सबसे नीचे पहले कौन आएगा, अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं और डिटेल में इसको समझेंगे। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण जो है, आहार श्रृंखला का यानी फूड चेन का जो एवरी स्टेप है ना, वो एक क्या बनाता है, ट्रॉपिक लेवल बनाता है। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पोषी स्तर या पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल बनाता है।
आहार श्रृंखला यानी फूड चेन का जो एवरी स्टेप है वो क्या बनाता है, आपका ट्रॉफिक लेवल बनाता है। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, उत्पादक को आप स्वपोषी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असली चीज़ है, यहाँ पर असली चीज़ है, ये आपका जो है यहाँ पर फूड चेन को अच्छे से बताया गया। ये जो डायग्राम दिया गया है ये आपका ट्रॉपिक लेवल है, ये साथियों क्या आपका ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोले, पोषी स्तर। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 ट्रॉपिक लेवल आपको दिखाया गया, 4 पोषी स्तर आपको यहाँ पर जो है दिखाया गया, 4 पोषी स्तर आपको यहाँ पर दिखाया गया। पोषी स्तर या पोषक स्तर की बात, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे आपका उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, सबसे नीचे आपका कौन है, प्रोड्यूसर है, और ज़्यादा मात्रा में भी है। बताइए इसका देखिए एरिया कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है कि नहीं, अरे इसका एरिया बहुत ज़्यादा है कि नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। इसका एरिया जो वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसका, प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर कौन है भाई, हमारे हरे पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोड्यूसर है। ये सब क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, हरे पेड़ पौधे। अब फिर हरे पेड़ पौधे को कौन खा लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा पोषी स्तर में आ गया, दूसरे पोषी स्तर में आ गया। पहला पोषी स्तर में कौन आया, पहले पोषी स्तर में आपका आ गया ये हो गया प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक पोषी स्तर में कौन आएगा, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आएगा, उत्पादक। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग इसमें सोचते हैं अरे प्राथमिक पोषी स्तर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, नहीं भाई यहाँ पर उल्टा है। प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो आपका हो गया द्वितीयक पोषी स्तर, वो आपका क्या हो गया, द्वितीयक पोषी स्तर हो गया, वो आपका क्या हो गया, द्वितीयक पोषी स्तर हो गया। और द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषी स्तर, तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर। समझ पा रहे हैं बात को। तो पहला पोषी स्तर कौन होगा, उत्पादक। और उत्पादक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ज़्यादा मात्रा होता है, उत्पादक के ही क्या साथ यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर इसका दिखाया गया। देख रहे हैं इसका एरिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में नहीं रहे, क्योंकि इसी से सब ले रहा है भाई, इसी से सब ले रहा है। अगर उत्पादक ही नहीं रहा तो उत्पादक से भोजन किसको मिलता है, प्राथमिक उपभोक्ता को। और प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन किसको मिलता है, द्वितीयक को। और द्वितीयक से भोजन किसको मिलता है, तृतीयक को। तो मेन आदमी कौन है, मेन तो उत्पादक ही है। अगर उत्पादक ही नहीं रहा तो प्राथमिक को भोजन नहीं मिलेगा, और जब प्राथमिक को भोजन नहीं मिलेगा तो द्वितीयक को भी नहीं मिलेगा, द्वितीयक को नहीं मिला तो तृतीयक को भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेन आदमी आपका कौन है, उत्पादक ही है। तो अगर पूछ ले कि बताइए पोषी स्तर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास रहती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका प्रोड्यूसर के पास ही रहती है। इस बात को ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के पास ही रहती है। समझ गए ना बात को, तो ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर एक नियम है, अच्छा थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। पोषी स्तर प्रत्येक चरण में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको कि प्रत्येक जो स्तर है, उत्पादक से भोजन कौन प्राप्त करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय से तृतीयक। तो यहाँ जो भोजन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र कितना होता है प्रत्येक पोषी स्तर में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में कितना ऊर्जा का ट्रांसफ़र हुआ, या आप बोल लीजिए कितना भोजन का ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पर भोजन को हम ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं, इस बात को कंफ्यूज मत करना। भोजन को किस रूप में ले रहे हैं, ऊर्जा, एनर्जी के रूप में ले रहे हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, फिर द्वितीयक से तृतीयक में कितना ऊर्जा ट्रांसफ़र हुआ। तो ध्यान रखिएगा 10%, कितना 10%। एवरी ट्रॉपिक लेवल में 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। यानी कि उत्पादक से अगर भोजन, उत्पादक से भोजन कौन ले रहा है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता, तो कितना लेगा, 10% ही लेगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता कितना लेगा, 10% ही लेगा। फिर द्वितीयक से तृतीयक कितना लेगा, 10% ही लेगा। तो प्रत्येक पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनली 10%, ओनली 10%। और ये नियम दिया था लिंडमैन ने। ये नियम किसने दिया था, लिंडमैन। तो सीधा क्वेश्चन है 10%, द लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी ऑफ लिंडमैन, यानी कि ऊर्जा का 10% का नियम लिंडमैन ने 10% दिया है ऊर्जा का नियम। इन्होंने बोला था कि प्रत्येक पोषी स्तर इन एवरी ट्रॉपिक लेवल से जो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रहा है ओनली 10%,
ओनली 10% ऊर्जा क्या हो रहा है, ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना। इस तरह से 2022 में इससे एक न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल क्या था मैं बताना चाहता हूँ आपको, हालांकि मैं कराऊंगा। बोला था उत्पादक के पास जो है, उत्पादक के पास 10,000 क्या है, जूल एनर्जी है। अब तो बोला था बताइए द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना एनर्जी होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, बोला था कि उत्पादक के पास कितना है, 10,000 जूल एनर्जी है, तो द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना आएगा। तो पहले आप देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितना जाएगा, तो इसका 10%, इसका 10% मतलब 1/10, तो 1/10 करेंगे कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000। तो इसके पास एनर्जी आ गया 1000 जूल। अब प्रत्येक स्टेप में, एवरी स्टेप में 10% ही ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो अब इसका 10% कितना होगा, 1/10 करेंगे तो इसका 10% यानी कि 100 जूल, यानी इसके पास आपका 100 जूल आएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल आता है इस पर, 2022 में आया था और मेरे शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं जब एग्जाम में ये आएगा। समझ गए बात को। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ और बातें हमने आपके लिए लिखी है। पोषी स्तर प्रत्येक चरण में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाते हैं, मैं बता दिया। पोषी स्तर में देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आप कन्फ्यूज ना, हालांकि मैंने बता दिया कि प्रथम पोषी कौन है आपका। देखिए ये आपका हो गया प्रथम पोषी, द्वितीयक पोषी, तृतीयक, चतुर्थक। यानी प्रथम पोषी आपके कौन होंगे, प्रोड्यूसर, उत्पादक ही होंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लेना। मैं क्यों बार बार बताऊँ इसको जब मैंने बता ही दिया आपको। लिंडमैन का नियम ये भी मैंने आपको बता दिया। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का केवल 10% ही अगले पोषण स्तर में ट्रांसफर होता है, बाकी 90% उपापचयी क्रिया में यूज है। अब उपापचयी क्रिया का मतलब सर क्या होगा, उपापचयी क्रिया इसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या पता है ना आपको, कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें वर्क कर रही है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही है तो आपको डिजीज़ वगैरह, रोग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। समझ गए ना बात को। तो समझ गए होंगे आप। 90% कहाँ जाता है, ये उपापचयी क्रिया में यूज होता है। 10% ही ऊर्जा का एवरी ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। समझ गए मेरे भाई बात को। उम्मीद है कि चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, जैसा कि मैं करवा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब कहने किसका क्या है कि स्थलीय पारितंत्र का मतलब क्या हुआ भाई, पारितंत्र स्थलीय मतलब जमीन पर जो पारितंत्र है। स्थलीय मतलब क्या, लैंड वाला। क्या सर पानी वाला ही पारितंत्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है पानी वाला पारितंत्र, क्यों नहीं हो सकता है। कुछ पौधे आपको पानी में भी देखने को मिलेंगे, कुछ जीव आपको पानी में भी देखने को मिलेंगे, तो वो एक पारितंत्र नहीं है क्या, वो भी पारितंत्र है। तो यहाँ बात हो रहा है स्थलीय पारितंत्र का। तो एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की जो पत्तियाँ हैं, ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ हैं, उनके द्वारा जो सौर ऊर्जा का जो कितना एनर्जी जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो 1%। डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि ये भी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है कि स्थलीय पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे जो है वो सौर ऊर्जा का लगभग कितना % भाग जो है ऊर्जा में उसको परिवर्तित करती है, ट्रांसफ़र करती है, तो 1%। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी मात्रा जो है यहाँ पर ज़्यादा होगी। उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि अगर यहाँ अधिक नहीं रहेगा तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता क्या मिलेगा, क्या बता ही दिया मैंने आपको, क्यों यहाँ पर अधिक रहेगा। उत्पादक अगर अधिक रहेगा तो प्राथमिक उपभोक्ता को ज़्यादा भोजन मिलेगा। जब प्राथमिक उपभोक्ता को ज़्यादा भोजन मिलेगा तो द्वितीयक को मिलेगा, तृतीयक को मिलेगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो आप समझदार समझ गए होंगे क्या, एक ही बार बच्चे वाली चीज़ समझाएं। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा। अब देखते हैं फूड वेब, आहार जाल। अब क्या देख रहे हैं, आहार जाल। इसको फूड वेब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। आहार श्रृंखला हमने देखा, अब देखते हैं आहार जाल। देखिए यह आहार श्रृंखला की तरह ही है, मतलब ये भी जो आपका है कैसा है, ये भी आपका आहार श्रृंखला की तरह है। इट इज़ ऑल्सो लुक्स लाइक फूड चेन, यानी कि ये भी आपका कैसा है, आहार श्रृंखला की तरह है। आहार श्रृंखला में एक सीधी रेखा में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। मतलब कि
मतलब कि अगर हमने यहाँ पर देखिए डायग्राम अगर लगाया हुआ है तो डायग्राम यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये पार्ट पहले सूर्य का प्रकाश से उत्पादक, सूर्य का प्रकाश अगर रहेगा तो उत्पादक उससे भोजन बनाएगा, फिर उत्पादक को कौन खाएगा, उत्पादक को आपका जो है शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को शेष मांसाहारी। तो एक तरह सीधी रेखा में इस तरह से आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन फूड चेन में क्या होता है कि आपका जो है इसी का जाल बना रहता है, आहार श्रृंखला का ही क्या जाल बना रहता है। आहार श्रृंखला में एक सीधी रेखा में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है और आहार जाल में कई आहार श्रृंखलाओं को एक साथ जुड़ा जाता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आहार जाल जो ग्रुप्स ऑफ फूड चेन, यानी कि आहार श्रृंखलाओं के विभिन्न प्रकार के जब समूह मिल जाएंगे, बहुत सारे आहार श्रृंखला अगर मिल जाएंगे तो उसको हम आहार जाल बोलेंगे। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखा रहा हूँ आहार जाल का, जो है यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे आहार श्रृंखला जो है उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आहार श्रृंखला, एक आहार श्रृंखला नहीं, बहुत सारे आहार श्रृंखला मिल जाएंगे। समझ गए ना। जैसे आपका घास आपका क्या हो गया, घास को खाएगा आपका, घास आपका उत्पादक हो गया, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खा लिया आपका मेंढक, अब मेंढक को खा लिया सांप, सांप को खा लिया बाज। इस तरह से ये आपका आहार श्रृंखला बन गया। फिर उधर हम और बना सकते हैं, जैसे कि घास को मान लीजिए हिरन खा लिया, हिरन को आपका शेर खा लिया, है ना। इस तरह से ये एक आहार श्रृंखला बन गया। तो इस तरह से बहुत प्रकार के आहार श्रृंखला बन जाएगा, मिल जाएगा, तो उसे आहार जाल बोल देंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए ना। चलिए वही हमने यहाँ पर लिखा। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशिक होता है। एक दिशा का मतलब क्या, यूनिडायरेक्शनल। ये क्या होगा आपका, यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशिक होगा। कैसे, कहने का मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक दिशा का मतलब क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि तृतीय उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को मिल जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को मिल जाएगा। एक दिशा मतलब एक ही दिशा में ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, एक ही दिशा में ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। जैसे उत्पादक है तो उत्पादक से भोजन किसको मिलेगा, प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन किसको मिलेगा, द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता को। यानी कि देखिए एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा है, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यूनिडायरेक्शन एक दिशा में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। उत्पादक से ऊर्जा मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता से, प्राथमिक से द्वितीय को, द्वितीय से तृतीय को। ऐसा कभी नहीं होगा कि तृतीय से द्वितीय को मिल जाए, द्वितीय से प्राथमिक को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो ध्यान रखिएगा कि आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, वो एक दिशा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पर स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, मैंने वही पर यहाँ पर बता दिया है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। मतलब कि स्वपोषी जीव कौन हो गए, हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो बताइए उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे वो भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो भाई वो सूर्य का प्रकाश लेकर ही भोजन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब सूर्य के प्रकाश से वो एनर्जी ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिया है मैंने कि सूर्य का प्रकाश से लेकर कौन भोजन बनाएगा, हरे पेड़ पौधे। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हरे पेड़ पौधे में, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हरे पेड़ पौधे में। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपका हरे पेड़ पौधे से वापस सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा ट्रांसफर हो जाए, ये कभी नहीं होगा। समझ गए ना बात को। तो वही हमने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को नहीं मिलती। यानी शाकाहारी कौन होंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वही आपके शाकाहारी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उत्पादक से ऊर्जा किसको मिला, शाकाहारी को। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि शाकाहारी से वापस मिल जाए आपको किसको, उत्पादक को, ये कभी नहीं होगा। समझ गए ना, तब तो द्विदिशीय हो जाएगा। लेकिन आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के यूनिडायरेक्शनल होता है। अब देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं जैविक आवर्धन। क्या होता है ये, जब कोई हानिकारक रसायन पदार्थ जैसे DDT आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक पोषी स्तर में बढ़ता जाता है। इस परिघटना को क्या कहेंगे, जैविक आवर्धन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जैविक आवर्धन कहेंगे। क्या इसका कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब क्या समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर समझते हैं अच्छे से बायोमैग्निफिकेशन को। जैविक आवर्धन क्या है, जैविक आवर्धन क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए
उत्पादक साथियों आजकल देखेंगे उत्पादक कौन होंगे, हरे पेड़ पौधे, कुछ भी हरा पेड़ पौधा हो गया तो उत्पादक हो गया। आप देखे होंगे कि आजकल बहुत सारे फसल को अच्छे से उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिसमें कुछ हानिकारक भी होते हैं, है ना। अब चूंकि मिट्टी में मान के चलिए मिट्टी में कोई हानिकारक केमिकल है जो कि पौधों को क्या करेगा, पौधों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, पौधे का जो फसल है फसल अच्छे से नहीं होगा, उसमें केमिकल मिल गया, रसायन मिल गया, तो वो एक तरह समझिए जहर हो गया उसके लिए, है ना। देखिए सारे केमिकल खराब नहीं होंगे, जैसे यूरिया है वो आपका जो रसायन है वो अच्छा है, पौधे के लिए खाद के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ हैं वो आपको पौधे के लिए जो अच्छे नहीं है, एक तरह समझिए पौधा के लिए जहर है। तो वो जो पौधे को मिल रहा है मिट्टी में जो भी आपका बेकार पदार्थ है, रसायन, हानिकारक रसायन जो है, जैसे कि आपका डीडीटी हो, जैसे आपका क्या हो गया, डीडीटी हो गया, है ना। ये आपका हानिकारक पदार्थ जो है ये किसके पास जा रहा है, उत्पादक के पास। अब उत्पादक को जो खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता उसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जब उत्पादक के पास है, उत्पादक को ही खा रहा प्राथमिक उपभोक्ता, तो इससे भी इसमें ट्रांसफर होगा ऊर्जा के रूप में। अब फिर प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से भी धीरे धीरे द्वितीयक उपभोक्ता में ट्रांसफर होगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता से वो हानिकारक पदार्थ तृतीयक में ट्रांसफर, इस तरह से ट्रांसफर होते जाएगा। तो इस तरह ये जो प्रक्रिया हो रही है, हानिकारक रसायनों का जो ट्रांसफर हो रहा है प्रत्येक पोषक स्तर में से, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। समझ आया, वही हमने यहाँ पर जो है साथियों आपके लिए लिखा हुआ है। जब कोई हानिकारक रसायन पदार्थ जैसे डीडीटी आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक पोषक स्तर में बढ़ता जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहेंगे, जैविक आवर्धन कहेंगे। यानी जो हानिकारक रसायन जो है प्रत्येक पोषक स्तर में से आगे की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा साथियों, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, जैविक आवर्धन कहलाएगी। समझ गए क्या बात को, उम्मीद है कि आप जो है जैविक आवर्धन अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए, हानिकारक पदार्थों का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होना, वो आपका क्या कहलाएगा, जैविक आवर्धन कहलाएगा। इसी तरह से तो रोग हो जाएगा, इसी तरह से क्या होगा, रोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और सबसे उच्च स्तर के प्राणी कौन होते हैं, सबसे उच्च स्तर का प्राणी आपका कौन होगा, वो होगा आपका मनुष्य होगा, वो आपका क्या होगा, मनुष्य होगा। मनुष्य हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता, बाज, ये सब आपका क्या हो गया, उच्च स्तर का प्राणी। अब चूंकि सबसे ज़्यादा हानि जो है यहाँ पर किसको होगा, उच्च स्तर का प्राणी। हानि सबको है, क्योंकि अगर एक की कमी हो रही है तो दूसरा को ज़्यादा कमी हो रही है। जैसे देखिए, समझिए बात को ध्यान से और डिटेल में समझिए थोड़ा, कि हानिकारक रसायन ट्रांसफर हो रहा, उत्पादक से ट्रांसफर हो रहा, प्राथमिक उपभोक्ता से, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से तृतीयक में हानिकारक पदार्थ जो केमिकल है ट्रांसफर हो रहा है। तो मान के चलिए हानिकारक पदार्थ से डीडीटी वगैरह हो गया, ये सब तो बिल्कुल अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। तो उत्पादक के पास अगर ये जा रहा है तो उत्पादक को क्या है, उत्पादक की क्षमता, उत्पादक कौन हो गया, हरे पेड़ पौधे, उनके फसल की क्षमता कम हो जाएगी। हानिकारक पदार्थ क्या करेंगे, उसके फसल की क्षमता को बढ़ने देंगे क्या, नहीं बढ़ने देंगे। तो जब नहीं बढ़ने देंगे उत्पादक जो है वो कम होगा, यानी उत्पादक जो कम उत्पादन कर पाएंगे, हरे पेड़ पौधे कम होंगे, क्योंकि रसायन केमिकल आ रहा है उसमें, वो जो कि उसके लिए हानिकारक है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने ही नहीं देंगे। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या, इसको भी कम एनर्जी मिलेगा, जब इसको कम मिलेगा द्वितीय को भी कम मिलेगा, इसको इस तरह से तृतीय को भी कम मिलेगा, और हानिकारक पदार्थ भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे क्या है, सभी पोषक स्तर को क्या है, हानि मिल रहा है। सभी पोषक स्तर क्या है, इसको सभी पोषक स्तर को हानि हो रहा है। तो जैविक आवर्धन आप जो है समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर थे ना, चलिए जैविक आवर्धन समझ चुके हैं। सिंपल समझिए, जो हानिकारक पदार्थ है उसका प्रत्येक पोषक स्तर में जो है ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब ओजोन परत है आपका, ओजोन परत आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। ओजोन लेयर क्या होता है, ये देखिए, हम जो आपका सूर्य जो आपका सन है, उससे जो सन रे आ रही है, उससे क्या आ रही है, सन रे जो आ रही है आपका, जिसको हिंदी में सूर्य किरण बोलेंगे, उस सूर्य किरण में पराबैंगनी किरणें होती है, जिसको यूवी रेज बोलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है पृथ्वीवासियों के लिए। यानी हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो अगर ये किरण जो सूर्य से आने वाली ये जो किरण है, जो आपका किरण है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, अगर ये डायरेक्ट आपके स्किन पर पड़ जाए, आंख पर पड़ जाए, तो समझिए ये कैंसर का कारण बन सकता है, इतना खतरनाक होता है ये। तो आखिर इन सब चीज़ से आप बच पा रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं, बिल्कुल बच पा रहे हैं। तो कौन बचा रहा है आपको, कौन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे से आपको
कौन सुरक्षा कर रहा है? तो ओजोन परत। तो वही हमने यहाँ पर लिया है मेरे भाई कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करने वाला एक कवच है जो सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। समझ गया ना? यह समताप मंडल में पाया जाता है। कौन? आपका ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत फाउंड इन समताप मंडल। और ओजोन का सूत्र क्या आता है? O3, जो कि एक हानिकारक प्रदूषक है। क्या है? हानिकारक प्रदूषक है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर, यानी कि वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर यूवी विकिरण के प्रभाव से O2 से O3 बनती है। देखिए, अब बात आता है कि सर ओजोन जो O3 है ये क्या डायरेक्ट एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में? डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इनका फॉर्मेशन होता है। इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ O2, क्या ये डायरेक्ट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। O2 आपका ऑक्सीजन 21% डायरेक्ट एग्जिस्ट करता है। N2 क्या अलग से बनता है? नहीं, ये डायरेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन O3 डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इनका फॉर्मेशन होता है। कैसे? जो वायुमंडल के उच्च स्तर हैं वहाँ पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें जैसे क्रिया करती है, एक्शन करती है, यानी ऑक्सीजन पर जैसे ही पराबैंगनी किरणें कार्य करती है तो ऑक्सीजन दो भाग में टूट जाता है, ऑक्सीजन के सिंगल अणु में। अब ऑक्सीजन का जो सिंगल अणु टूट गया है, वापस ये सिंगल अणु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बना लेती है। तो कुछ इस तरह से आपका O3 यानी ओजोन का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ गए बात को ना? अच्छा, और देखते हैं आगे। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी थी। 1980 से ये स्टेटमेंट में इस बार RRB टेक्नीशियन के एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछा था। समझ गए ना? 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट देखने को मिला। अब सर ये क्या मतलब इसका, ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट? इसका कहने का मतलब ये है कि ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जा रही है इसकी मोटाई में कमी देखने को मिला। ओजोन परत की मोटाई में कमी देखने को मिला। अब जब ओजोन परत की मोटाई में कमी देखने को मिलेगा तो इससे पता है क्या हानि होगा? इससे हानि आपको यही होगा कि ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आ रही है उसको क्या कर रही है? जैसे आ रही है वापस वैसे ही उसको परावर्तित कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर पृथ्वी पर आने देगी तब तो भाई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? त्वचा पर पड़ेगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा आपका, और आँख पर पड़ेगी तो मोतियाबिंद हो जाएगा आपका। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। तो अगर ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाएगा तो पराबैंगनी किरणों को नहीं रोक पाएगी, पराबैंगनी किरणें उसको आर पार करके पृथ्वी पर आ जाएगी। तो दिक्कत है ना भाई? दिक्कत है कि नहीं? तो 1980 से ओजोन की परत की मोटाई में कमी देखने को मिला। ठीक है ना? ये डाटा एक तरह से याद रखिए, ये नोटिस किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा। अब इसका क्या कारण है? कारण क्या है कि ओजोन का परत की मोटाई में कमी का कारण क्या है? इसका मोटाई में कमी कारण है CFC गैस, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस इसका समझिए कि मेजर फैक्टर है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, ओजोन परत की कमी में। ओजोन परत की मोटाई में कमी का मुख्य कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब CFC जैसे का फ्रिज में यूज होता है, AC जो देखेंगे AC में होता है, जो स्प्रे वगैरह होता है ना, एरोसोल स्प्रे वगैरह, उसमें ये यूज होता है। तो इन सब से CFC गैस इन सब में CFC गैस का उत्पादन होता है। अब ये CFC गैस जैसे ही निकलती है आपका, CFC गैस क्या करती है? इनमें क्या होता है? इसका नाम ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जाके जब ये चूँकि निकलेगी तो ऊपर जाएगी, वायुमंडल में जाएगी, तो समताप मंडल में जाके ये क्या करती है कि ओजोन परत की जो मोटाई उसको क्या करती है? कम कर देती है। कौन? आपका CFC गैस। समझ गए ना बात को? तो CFC क्या है? मेजर फैक्टर है ओजोन परत की मोटाई में कमी का। तो 1987 में ही इसी को लेकर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ। 1987 में ही क्या हुआ कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप स्टैटिक जीके में भी पढ़े होंगे, एक सम्मेलन हुआ था इसी को लेकर कि ओजोन की परत की मोटाई में अगर ज़्यादा कमी आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा है। डायरेक्ट सन रेज जो है पृथ्वी पर आ जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ पर रोग देखने को मिलेगा, कैंसर देखने को मिलेगा, त्वचा कैंसर ही देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें से सभी देशों ने यह ठान लिया था, यह सुनिश्चित कर लिया था कि जो भी इसका कारक है, ओजोन परत की मोटाई में कमी आने का मुख्य कारक क्या? CFC के यूज को क्या करना है? कम करना है। तब से ये निर्णय लिया गया था
1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये निर्णय लिया गया कि CFC जैसे हानिकारक गैस को, जो कि ओजोन परत की मोटाई में कमी का मुख्य कारण है, इन सब गैसों का कम मतलब यूज जो है कम करना है। समझ गया ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है। CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक मानेगा क्या? ओजोन परत की मोटाई का। इनका उपयोग मतलब CFC का यूज रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। बाकी स्प्रे जो देखते हैं, स्प्रे वगैरह, उन समय CFC का यूज होता है। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, मतलब इसका यूज कम किया जाए। ठीक है, बस इतना ही साथियों आपका क्या था, ये आपका क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर था। इससे आपका जो प्रश्न आएगा, मैंने सारा चीज़ यहाँ पर कंटेंट दे दिया, बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं लास्ट आपका टॉपिक जो आपका है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखते ही पता चल रहा है। जैव का मतलब क्या है? सजीव, यानी कि जिसमें जीव हो, या लिविंग थिंग्स बोल लीजिए। वे पदार्थ जो प्राकृतिक तरीके जैसे जीवाणु और कवक की क्रिया से आसानी से अपघटित होकर सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे आपका फल हो गया, सब्जी हो गया, कागज़, लकड़ी, मानव, पशु अपशिष्ट, इन सब को जो है हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। किसके द्वारा? कवक के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे जैव निम्नकरणीय पदार्थ। नाम ही इसका जैव है। तो फल क्या मेरे भाई? फल जीव नहीं है क्या? पौधे का ही तो पार्ट है ना। सब्जियां वो सजीव नहीं है क्या? लिविंग थिंग्स ही है, प्लांट का ही पार्ट है। कागज़ किससे बनता है? प्लांट से ही बनता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी, मानव, पशु अपशिष्ट, ये सारे आपके क्या है? जैव बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आप स्टेशन पर अगर जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा होगा एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एक लिखा होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको आप इसमें रखिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को इसमें रखें, ताकि उसको सेपरेट करने में आसानी हो। समझ गया ना उसको? मतलब कि समझिए कि प्रदूषण को ज़्यादा वो ना फैला। अब एक ही में मिक्स कर देगा बायोडिग्रेडेबल को भी, नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी, तो कैसे होगा? अब देखते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से आसानी से नहीं टूटते हैं उसे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया। क्या प्लास्टिक को आप चाहेंगे कि प्लास्टिक को आप कर लीजिएगा, आप कवक के माध्यम से इसको ब्रेकडाउन हो जाएगा? क्या पॉसिबल है? क्या आप प्लास्टिक को कवक और जीवाणु के माध्यम से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकडाउन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप तो वही है ना, कवक और जीवाणु। उसको अगर आप घटित कर देगा तो वो प्राकृतिक, वो आपका जैव निम्नकरणीय हो जाएगा। लेकिन कवक जीवाणु यहाँ पर प्लास्टिक को अपघटित नहीं कर सकता है। कवक जीवाणु यहाँ पर प्लास्टिक को छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है आपका? अजैव मतलब निर्जीव, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। समझ के बात को ना? उम्मीद है कि साथियों ये पर्यावरण का जो चैप्टर था आपका क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा प्रश्न आपका, मतलब कि जितना प्रश्न आएगा सारा हमने कंटेंट इसमें डाला हुआ है। ठीक है ना? क्लास अगर समझ में आया होगा अच्छे से, समझ तो आता ही है, कंटेंट ही हमारा ज़बरदस्त रहता है। आप इसका जवाब कमेंट में हमें ज़रूर दें। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।